हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। हम अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज समझेंगे चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 का आज हम इंट्रोडक्शन देंगे कि उसमें इंट्रोडक्शन में हमारा है आज द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के बारे में जानेंगे और उनको उदाहरण के साथ समझेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 3 का पूरा सॉल्यूशन और इंट्रोडक्शन करा दिया है आपको। आप हमारे नीचे प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं और उनको समझ सकते हैं। तो आज हम समझते हैं द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है इसको हम समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण की परिभाषा। तो परिभाषा क्या है देखो, सबसे पहले समझो परिभाषा क्या है, उसके बाद हम इसको स्टेप बाय स्टेप आगे समझेंगे। तो हमारा द्विघात समीकरण कहता है, द्विघात समीकरण की परिभाषा के अनुसार क्या है, जब हम द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर रख देते हैं तो प्राप्त समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। अब आप सोचोगे कि द्विघात बहुपद क्या होता है, तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 जो कराया था आपको द्विघात बहुपद के बारे में, यानी जो बहुपद नाम से है पॉलिनोमियल, उसमें हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया कि बहुपद क्या होता है। तो अब थोड़ा सा हम और समझेंगे कि द्विघात बहुपद क्या होते हैं। तो देखो द्विघात बहुपद क्या होते हैं समझते हैं हम। यहाँ समझेंगे हम द्विघात बहुपद। क्या समझेंगे? द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या होता है तो हम इसको समझेंगे, एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात क्या होती है, 2 होती है, उसे क्या बोलते हैं हम? द्विघात बहुपद कहा जाता है। तो हम यहाँ लिख लेंगे एक ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 2 होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। अब देखो, यानी चर की घात क्या होती है? 2 होती है। तो चर और अचर हमने पहले बताया आपको। चर और अचर क्या होते हैं? जैसे चर हमारे पास होते हैं और एक होते हैं अचर, ठीक है। तो चर हमारे पास होते हैं एक्स वाई जेड, यानी ए से लेके जेड तक, ठीक है। और अचर क्या होते हैं? हमारे पास संख्या, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये क्या होती हैं? संख्याएं जो होती हैं वो होते हैं अचर। तो इन चर की घात अगर अधिकतम कितनी होगी? 2, उसको क्या बोलते हैं हम? द्विघात बहुपद। बहुपद तो बहुत सारे कई टाइप होते हैं, जैसे एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, और जिसकी और ज़्यादा घात होती है उसको हम बहुपद बोल देते हैं, ठीक है। तो हमें सिर्फ पढ़ना है अभी द्विघात बहुपद। तो देखो इसका एग्जाम्पल से हम समझते हैं। एक जैसे हमारे पास है, इसका रूप क्या होता है, यानी द्विघात बहुपद का रूप। तो इसका रूप क्या होता है हमारे पास? जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, ये क्या होगा हमारे पास? द्विघात बहुपद। जहाँ पे क्या होगा, ए कभी भी कैसा नहीं होगा? जीरो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर मान लो जीरो हमने ए का मान लिया, तो ये जो 2 की एक्स स्क्वायर है ये तो जीरो हो जाएगा। तो ये कैसा बन जाएगा हमारे पास? द्विघात बहुपद ना रह के रैखिक बहुपद रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमें ए इक्वल टू क्या होता है? जीरो। और ए बी और सी कैसे होते हैं? वास्तविक संख्याएं। कैसी होती हैं? वास्तविक संख्या। ये होती है हमारे पास वास्तविक संख्या। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं ये तो हमारे पास कैसी होती है? वास्तविक संख्या। इसका हम एक उदाहरण से देखो समझते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है 2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 3, तो ये क्या है हमारे पास? द्विघात बहुपद। अब आगे इसको और समझेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने एग्जाम्पल ले लिया 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस में 4। ये भी कैसा है हमारे पास? द्विघात बहुपद, क्योंकि हमें देखना होता है चर की घात कितनी होनी चाहिए? अधिकतम 2, ठीक है। अब हमें इन्हीं समीकरण से क्या बनाना इन्हीं बहुपद से हमें बनाना होता है द्विघात समीकरण। तो हमारी परिभाषा क्या थी? अब एक बार और पढ़ते हैं। जब हम द्विघात बहुपद को शून्य के बराबर रख देते हैं तो प्राप्त समीकरण द्विघात समीकरण कहलाता है। तो देखो अब यहाँ पे समझेंगे। पहले तो आगे आगे पेज पे समझते हैं हम। यानी देखो द्विघात समीकरण का मानक रूप, तो हमने अभी किसका बताया था आपको? द्विघात बहुपद का मानक रूप। तो द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। तो ये तो क्या था? द्विघात बहुपद। लेकिन जब हम इसके बराबर क्या रख देते हैं? जीरो। जब हम इसके बराबर जीरो रखेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? द्विघात समीकरण। क्या निकल के आएगा? ये अब बन गया हमारे पास द्विघात
समीकरण, ये बन गया द्विघात समीकरण। जब भी हम किसी द्विघात बहुपद को 0 के बराबर रख देंगे तो कैसा बनेगा, द्विघात समीकरण। अब यहाँ पे भी एक कंडीशन है कि यहाँ पे ए बी सी, जो हमारी ये ए है, ये बी और ये सी जो है, ये कैसी होंगी, वास्तविक संख्याएं। कैसी होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। और ए यहाँ पे भी, जैसे द्विघात बहुपद में ए कभी भी 0 नहीं होता था, ऐसे ही द्विघात समीकरण में भी क्या है, ए कभी भी 0 नहीं होगा। अगर मान लो कभी भी ए 0 हम कर भी देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 बन जाएगा, ये पूरा 0 बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जब ये 0 बन जाएगा तो एक्स स्क्वायर तो पूरा 0 हो जाएगा। तो फिर क्या, ये द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि हर द्विघात समीकरण के एक तो 2 हल होते हैं। यानी जब हमारे पास द्विघात समीकरण दिया होगा तो सारे द्विघात समीकरण के कितने हल होंगे, 2 हल। और द्विघात समीकरण की अधिकतम घात कितनी होगी, 2 होगी। इसलिए हम ए का मान 0 नहीं रखते, क्योंकि द्विघात समीकरण की अधिकतम घात कितनी होती है, 2। अब देखो हमने बताया आपको द्विघात समीकरण का मानक रूप ये होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इजिकल टू 0। जैसे हम आपको एक उदाहरण से समझाते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 3 इजिकल टू क्या होगा, ये 0। जैसे पिछली में हमने पिछली पेज पे समझाया था कि द्विघात बहुपद सिर्फ यहाँ से हो जाएगा हमारा यहाँ तक, लेकिन जब हम इसे 0 के बराबर रख देंगे तो देखो ये द्विघात समीकरण बन के आ गया हमारा। तो ये भी कैसा हो गया, हमारा द्विघात समीकरण। अब हम आगे समझेंगे कि द्विघात समीकरण को हल करने की विधि कौन कौन सी होती है। तो हम यहीं पे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको लिख के बताता हूँ द्विघात समीकरण की विधि। यानी द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां या विधि, ठीक है। तो कौन कौन सी विधि होती है द्विघात समीकरण को हल करने की। तो हमारे पास सबसे पहले एक विधि होती है गुणनखंड विधि। कौन सी होगी, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि एक तो होती है हमारे पास गुणनखंड विधि, और दूसरी हमारे पास होगी एक द्विघात सूत्री, द्विघात सूत्र या द्विघात सूत्री बोल सकते हैं, या सूत्र विधि, या इसको एक नाम से और जानते हैं हम, किसके, श्रीधराचार्य विधि। इसी को हम क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य विधि, ठीक है। आप इसको श्रीधराचार्य विधि नाम से तो जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं, द्विघात सूत्र भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम समझेंगे कि द्विघात सूत्र जो होता है उसको, द्विघात समीकरण जो होता है उसकी गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से हम कैसे इसको हल करते हैं वो समझते हैं। हम क्या समझेंगे, द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कैसे करते हैं। तो हमें इसे समझना है गुणनखंड विधि को। तो देखो सबसे पहले हमारा द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का। अब हमें इसको द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं वो समझना है। तो इसके लिए हमने एक उदाहरण लिया, उदाहरण से हम समझेंगे। तो उदाहरण है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 3। अब इसको हमें सॉल्व करना है किससे, गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हमारा क्या काम है, जो हमारे पास 2x है और 3 है, इसका यानी फर्स्ट इधर से और इधर से लास्ट जो समीकरण दे रखा है उसका हम गुणा करते हैं। तो हम जब इनका 2x स्क्वायर गुणा में 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। फिर क्या करना होता है, ये जो 6 निकल के आया इसके हमें करने होते हैं गुणनखंड। तो देखो गुणनखंड आएगा 2 और गुणा में 3, यानी 2 गुणा में 3। तो फिर हमें समीकरण में आना होता है और यहाँ पे देखना होता है ये किसका है, प्लस का चिन्ह। तो जब प्लस का चिन्ह है तो हमें इन दोनों का गुणा करके तो 6 आना चाहिए हमारा, लेकिन जब इनका अगर यहाँ प्लस का चिन्ह है तो इनको जोड़ के कितना आना चाहिए, 5। तो देखो 2 और 3 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस के, यहाँ पे लिखेंगे 2 और प्लस में 3, x है तो x और प्लस में 3 बराबर 0। अब यहाँ से देखो हम हल करेंगे आगे 2x स्क्वायर माइनस, तो ये 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x, अब माइनस बाहर है अंदर प्लस है तो अंदर भी क्या हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस 3x प्लस में 3 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें और इसमें इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x, तो 2x कॉमन लेंगे हम तो यहाँ बचेगा x माइनस के 2 बचेगा, क्योंकि x बाहर निकाल लिया 2x, ठीक है। x माइनस का 1 क्या बचेगा, x माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम माइनस का 3 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा x माइनस का 1, क्योंकि माइनस 3 कॉमन लिया है। तो अब देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, एक में आ जाएगा x माइनस 1, क्योंकि 2 बार है तो x माइनस 1 लिखेंगे, और एक में क्या बचा 2x माइनस के 3, यानी 2x माइनस 3 बराबर क्या आ जाएगा हमारा 0। अब हमारे पास इसके कितने दो गुणनखंड निकल के आए, तो दो निकलने के लिए क्या है, देखो एक x माइनस 1 बराबर एक बार हम 0 रखेंगे तो एक मान निकल के आएगा, तो x का
x बराबर, ये जब माइनस का इधर है तो उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। एक हमारे पास निकल के आएगा 2x माइनस 3 बराबर, जब 0 रखेंगे तो 2x बराबर ये इधर जाएगा तो प्लस का 3, और x बराबर जब आएगा तो 3/2। यानी हमारे पास यहाँ पे x के मान कितने निकल के आए? 2। 1 और 1, 3/में कितना? 2। ये हमारे पास x के मान निकल के आए। तो गुणनखंड विधि से x के मान 2 आ गए निकल के। अब हम इसको समझेंगे, किससे समझेंगे? दूसरा। अब देखो हमने ये समझ लिया गुणनखंड विधि को उदाहरण से। अब हम दूसरी विधि कौन सी थी हमारी? द्विघात सूत्र विधि या श्रीधराचार्य विधि। तो हम अब उसको समझेंगे। तो श्रीधराचार्य विधि को हम यहीं पे समझ लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन करेंगे हम और यहाँ पे लिखेंगे श्रीधराचार्य विधि। या द्विघात सूत्र, ठीक है। अब श्रीधराचार्य विधि क्या होती है हमारे पास? देखो इसको हम एक फॉर्मूले से समझते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बट्टे में क्या होगा? पूरे के ऊपर बट्टे होता है 2a। तो हमारे पास श्रीधराचार्य विधि का ये फॉर्मूला है। जब भी हमें अगर क्वेश्चन में पूछता है कि श्रीधराचार्य विधि से इसको हल कीजिए, तो ये वाला फॉर्मूला हमें लगाना होता है और उससे हल निकालने होते हैं। तो इसमें भी, इसको भी हम कैसे समझेंगे? एक उदाहरण से। तो उदाहरण ले लेते हैं हम यहाँ पे। पहले तो उदाहरण हमने लिया 2x स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस के 3 इजिकल टू क्या है? 0। यानी सेम यही उदाहरण लिया जो हमने इधर लिया था। तो यहाँ पे देखो a का मान कितना है? इसमें a बराबर हम मान लेंगे 2, b बराबर है हमारे पास माइनस के 5, कितना है? माइनस के 5, और c बराबर क्या है? प्लस के 3, ठीक है। तो श्रीधराचार्य विधि यानी x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस वाले फॉर्मूले में जितने भी वेरिएबल्स हैं हमारे पास a, b और c, इनका मान रख देंगे, ठीक है। तो देखो माइनस माइनस तो लगाएंगे ही पहले। तो b का मान कितना है? माइनस के 5, ठीक है। प्लस और माइनस, फिर अंडर रूट में क्या आएगा हमारे पास? बी स्क्वायर यानी माइनस 5 का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस 4ac। तो 4 और गुणा में a का मान कितना है? 2, और c का मान कितना है? 3। बट्टे में कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 गुणा में a का मान 2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं हम। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 5 और ये प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ पे आएगा 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, तो माइनस भी खत्म हो जाएगा। माइनस के 4 दूनी 8 तिया 24, यानी माइनस के 24, और ये बट्टे में कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या होगा? जो हमारा 25 है उसमें से माइनस करेंगे 24, तो कितना बचेगा? 1। तो हम लिख सकते हैं इसको प्लस 5 प्लस माइनस रूट का कितना आएगा? 1, और बट्टे में कितना आ जाएगा? 4। अब हम इसको 1 को निकालेंगे रूट से बाहर, तो हम ये कितना हो जाएगा? 5 प्लस माइनस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा? 4। अब देखो जब भी ये होता है तो इससे दो मान निकलते हैं हमारे। कैसे दो मान निकलते हैं? एक बार तो हम प्लस का लेते हैं और एक बार माइनस का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 5 प्लस 1 एक बार लेंगे बट्टे में 4, तो कितना हो जाएगा? 6/5 और एक 6/4, और इसको काटेंगे तो 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यहाँ से यानी यहाँ से निकल के आया 3/2 एक हमारा, ठीक है। एक बार क्या करेंगे? माइनस, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 माइनस 1/4। तो 5 में से एक गया 4/4, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। यानी देखो इससे भी हमारे x के दो मान निकल के आए थे। एक क्या था? 1, और एक क्या? 3/2। और इस वाली विधि से भी, श्रीधराचार्य विधि से भी कितना? x के दो मान निकल के आए। यानी इससे भी दो निकल के आए, 3/2, और एक क्या है? 3/2, और एक क्या है? 1, ठीक है। इससे भी दो निकल के आए। अब हम इसमें और कुछ होता है, एक होता है विविक्तकर। अब हम समझेंगे विविक्तकर क्या होता है। अब देखो ये हमारे पास क्या? विविक्तकर यानी डिस्क्रिमिनेंट। तो विविक्तकर क्या होता है? इसका एक फॉर्मूला होता है d इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें क्या होता है? जब d जो होता है हमारे पास, ये वाला d, अगर ये 0 से बड़ा है तो दो भिन्न वास्तविक मान या मूल होंगे उनके। अगर d बराबर 0 है तो दो बराबर मूल होंगे, और d अगर छोटा है 0 से तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। अब आप समझ रहे हो? अब आप कह रहे होगे कि सर कैसे निकालेंगे? तो इसको हम विविक्तकर को समझेंगे उदाहरण से। तो पहले उदाहरण लेते हैं हम, उदाहरण नंबर 1 यानी एग्जाम्पल फर्स्ट। किसका लेंगे? सबसे पहले d जब बड़ा होगा 0 से। तो जब d बड़ा होगा 0 से तो इसके लिए एक एग्जाम्पल लेंगे। देखो 2x स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस के 3 इजिकल टू 0, जो कि अब तक लेते आए हम, उसी उदाहरण को फिर से लिया हमने, ठीक है। अब जब हम इसको करते हैं तो देखो फॉर्मूला क्या है? d इजिकल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac।
अब यहाँ पे ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है -5 और सी का मान कितना है 3। तो इसमें रखेंगे तो d इजिकल टू कितना आ जाएगा हमारा b² यानी -5 का स्क्वायर और -4 गुणा में a कितना है 2 गुणा में c कितना है 3। तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा, यानी d बराबर 25 माइनस 4 दूनी 8 तिया 24 हो जाएगा। तो देखो d बराबर कितना आ गया, कितना आएगा, d बराबर 1, यानी d का मान कितना निकल के आया 1। अब यहाँ पे जब d का मान 1 निकल के आया तो देखो ये क्या d हमारा 0 से बड़ा है कि नहीं, तो 0 से बड़ा है, तो इसका क्या होगा, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो ठीक है, अब दूसरा हम देखो, दूसरा d इजिकल टू 0 जब होगा, यानी d इजिकल टू 0 जब होगा तो दो बराबर मूल होंगे। तो इसके लिए हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, यानी इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको सेकंड और इसको थर्ड। तो इसके लिए फर्स्ट के लिए ये एग्जाम्पल है और इस वाले के लिए ये वाला एग्जाम्पल लेंगे। तो हम देखो एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए x² माइनस का 4x और प्लस का 4 इजिकल टू 0। अब देखो यहाँ पे a बराबर कितना हमारा 1, b बराबर कितना -4 और c बराबर कितना है +4। अब यहाँ रखते हैं d इजिकल टू b² माइनस 4ac। तो d बराबर कितना आ जाएगा, b का मान -4 का स्क्वायर -4 गुणा में 1 गुणा में 4। तो d बराबर आ जाएगा हमारा 4 चौक 16 हो जाएगा -16, यानी 16 से 16 कैंसिल, तो d बराबर कितना आ जाएगा 0। तो ये आ गया हमारा सेकंड के लिए दो बराबर मूल होंगे। इसके क्या होगा, जब d इजिकल टू 0 होगा तो दो बराबर मूल होंगे। यानी देखो ये वाला जब हमारा समीकरण है तो इसको जब हम हल करेंगे, ठीक है, जब हम इसको हल करेंगे कोई सी श्रीधराचार्य विधि से, देखो जैसे हमने ये वाला समीकरण हल किया श्रीधराचार्य विधि से, तो एक तो इसका मान 1 निकल के आया था और 1 निकल के आया था 3/2। तो ये क्या हो गए, दो भिन्न वास्तविक मान होंगे, यानी दो अलग अलग मान होंगे। लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे उसी से, तो इसके निकल के आएंगे हमारे पास 2 और 2, यानी दो बराबर मूल निकल के आएंगे। ठीक है, इसको आप करोगे खुद से। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 लेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर हम 3 इधर लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल 3 इसका, जब d से बड़ा होगा 0 तो क्या होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो तो देखो इसके लिए एग्जाम्पल हम लेते हैं 2x² माइनस 4x और प्लस में 3 बराबर 0। अब सेम यहाँ पे a का मान कितना है हमारा 2 और b का मान कितना है -4 और c का मान कितना है 3। ठीक है, तो रख देते हैं d इजिकल टू b² माइनस 4ac। तो d बराबर आएगा -4 का स्क्वायर -4 गुणा में 2 गुणा में 3 आ जाएगा, क्योंकि देखो a बराबर कितना है 2, b बराबर कितना है -4 और c बराबर कितना है 3। तो जब इसको करेंगे तो 4 चौक 16 आ जाएगा, d इजिकल टू -4 दूनी 8 तिया 24 आ जाएगा। तो d बराबर क्या निकल के आएगा हमारा -8। अब देखो जब -8 निकल के आए तो क्या ये d हमारा छोटा है 0 से कि नहीं। देखो जब हमारी ये संख्या ऐसे होती हैं तो यहाँ पॉइंट लेते हैं 0, इधर प्लस का 1 2 3 इधर जाते हैं, इधर -1 -2, तो ये तो छोटा वाला है ना। इधर जब माइनस में संख्या होती है तो वो 0 से क्या होती है, छोटी होती हैं। तो जब हम इसके हल निकालेंगे तो क्या होगा, ये माइनस में आएंगे, और जब हम माइनस में आते हैं तो कोई वास्तविक मूल इसका नहीं होगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको, इसके आगे जो भी हमारे चैप्टर दे रखे हैं, एक्सरसाइज जो दे रखी है, एक्सरसाइज 4.1 4.2 जितनी भी हमारी एक्सरसाइज हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपको ये वाली वीडियो देखनी है और अच्छे से समझना है। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।